मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश पाटिल, LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के CIO इनफैक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा। योगेश, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमारी बातचीत इस समय हो रही है कि बाजार ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप्स भी। क्या आपको इस समय वैल्यूएशंस में कंफर्ट आ रहा है, या आपको लगता है कि वाकई में जो बाजार की रैली है वो जस्टिफाइड है, जिन फैक्टर्स की वजह से ये रैली आ रही है वो एकदम मजबूत नजर आ रहे हैं? या गुड मॉर्निंग। रही बात, देखिए वैल्यूएशन की बात, आपको ये स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि मार्केट ब्रॉडर लेवल पे तो ऑल टाइम हाई टच किया है, बट कहीं पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है जो यहाँ से भी आगे चल सकती है। स्पेशली कुछ स्मॉल कैप में या मिड कैप में ये स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा, क्योंकि हर सेक्टर के अलग डायनेमिक्स है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन इक्विटी मार्केट यहाँ से पीक हो गया है या जो भी है, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का अगर व्यू लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी काफी सारी है, क्योंकि ग्रोथ ग्लोबली इंडिया में ही है। और इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ जितनी भी आएगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या कंजम्पशन में वो बहुत अच्छी और हाई ग्रोथ दिखती है। और लेकिन इसके सामने थोड़ा बहुत हिकअप रह सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग नेगेटिव है। मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव ही है। और कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छा ट्रैक्शन और कैपेक्स देख सकते हैं आप। जैसे केमिकल है, काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैपेक्स कर रही है, तो धीरे धीरे मोमेंटम पिक होना चालू हुआ है। चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। मैं पहले पार्ट जो आपने अपना सवाल जवाब दिया उसके पहले हिस्से में जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स यहां से भी अट्रैक्टिवली वैल्यूड लग रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि हर बिजनेस को अलग से देखना पड़ेगा। ठीक। एकदम इंडेक्स देख के नहीं होगी। कुछ कुछ जो है अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। मैंने स्मॉल कैप मिड कैप इसीलिए बोला कि काफी सारे जो इंडस्ट्री लीडर है जो अनआइडेंटिफाइड है या अनरिसर्च है, वो अभी भी उसमें ग्रोथ है जो काफी लोगों को पता नहीं है। तो बट लेकिन लार्ज एंड मिड कैप, सॉरी, मिड एंड स्मॉल कैप में आने के लिए आपको कम से कम 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा, वही सही है व्यू है। पॉइंट पर आपको हर इंडेक्स में स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट जरूर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग योगेश। निफ्टी अर्निंग्स की अगर बात करें, पॉजिटिव ग्रोथ हमने कंटिन्यूड देखा, इनफैक्ट डबल डिजिट भी, और कमेंट्री भी पिछले क्वार्टर में जिस तरह की मैनेजमेंट्स की कंपनीज की आती हुई देखने को मिली है। अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को तो मिला ही है। इससे आने वाले क्वार्टर्स के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जहां से वेल्थ जो है वो जनरेट होती हुई दिखेगी, और किन सेक्टर्स पर पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए? और देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अपना इंडिया इज हेडिंग फॉर $5 ट्रिलियन GDP, जिसमें ज्यादातर ये ग्रोथ जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ले आ रही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है या कंपनीज है वो सब इसके बेनिफिशियरी रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स को बेसिकली वैल्यूएशन देखते हुए और उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये एक स्पेसिफिक अप्रोच है। ये जो मार्केट है ब्रॉड बेस्ड मार्केट नहीं रहेगा शायद। हो सकता है आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही प्ले करना पड़े। मैक्रो ट्रेंड कंसिडर करिए, लेकिन उसके अंदर आपको कौन से सेक्टर है ये देखने पड़ेंगे। जैसे कि काफी BFSI है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ये लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है योगेश, हम देख रहे हैं कि जो कमेंट्स आ रहे हैं बैंकिंग को लेकर, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छी आई है। उसमें डिपॉजिट्स के आंकड़े या फिर एनपीए के जो आंकड़े उन्होंने शेयर किए हैं बहुत स्ट्रांग हैं। आपको लगता है कि बैंकिंग, खासतौर से जो दिग्गज जो बड़े बैंक्स हैं, वो एक आकर्षक निवेश के मौके साबित हो सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर आप देखेंगे सारे बड़े बैंक्स एक दो को छोड़ के अभी भी वैल्यूएशन जो है हिस्टोरिकल से काफी डिस्काउंट पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में चले जाएंगे। हाँ, एक मीन रिवीजन आएगा डेफिनेटली। फंडामेंटली ये सारे बैंक्स हिस्टोरिकल देखते हुए अट्रैक्टिव है। अच्छा, मैं आपसे फार्मा स्पेस पे बात करना चाहूँगा योगेश। अभी कुछ और CIO से हम बात कर रहे थे, भी नीलेश भाई थे कोटक के MC के, भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अंडर ओन्ड है स्टॉक और कि ये स्पेस, और यहाँ पे जो जो हेडविंड्स थी, जो दिक्कतें थी स्पेस की, वो धीरे धीरे छटती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो रेगुलेटरी इश्यूज हों, US FDA के डिमांड इशू, प्राइसिंग प्रेशर वगैरह वगैरह। आपका स्टैंड क्या है फार्मा पे, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक वगैरह पे? क्या आपने बढ़ाई है पोजीशन या आप देख रहे हैं इंक्रीमेंटली?
देखिए डायग्नोस्टिक्स में काफी कंपटीशन रह सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म है। और रही बात फार्मास्यूटिकल की, इसमें आपको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल और एक ग्लोबल, जहाँ पे यूएस जेनरिक प्राइसेस जो है काफी मैटर करती है। तो ये हर कंपनी का एक अलग प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट का अलग एक मोड होता है, तो ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। बट आपने सही कहा एकदम, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग इतनी नीचे गिर चुकी है कि यहाँ से नीचे गिरना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट डाउन साइड रुक जाएगा प्राइसिंग में। और हो सकता है चाइना +1 या काफी सारे कंट्रीज इंडिया प्रिफर कर रहे हैं, और यूएस इंडिया के रिलेशन दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमको अच्छा टेलविंड मिल सके, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही है। और रही बात हेल्थ केयर में हम लोग हॉस्पिटल बिजनेस में हम लोग बुलिश है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखा है। और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, ये सब कंजम्पशन का ही एक पार्ट है। तो अभी तक जो पिकअप नहीं हुआ था, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना अच्छा हो रहा है, तो इंक्रीमेंटली यहाँ से हमें लगता है कि ये सेक्टर अच्छा रहेगा। तो इंक्रीमेंटली फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर तो नजर है, लेकिन योगेश आपकी राय हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लेटेस्ट फाडा डेटा की भी अगर बात करें तो ऑटो रिटेल सेल्स जो है उसमें सालाना आधार पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी है। कई सारे कारण हैं, डिमांड अच्छी है, सप्लाईज भी काफ़ी हद तक मजबूत हैं, और इसी के चलते ऑटो सेल्स पर लगातार फोकस भी है। मई में स्ट्रॉन्ग डिमांड थी और इसी तरह के सेंटिमेंट्स जून में भी नजर आए। ऑटो सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी? डेफिनेटली ऑटो सेक्टर पे भी पॉजिटिव है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि एक सेक्टर का व्यू और एक स्टॉक वैल्यूएशन दो अलग चीजें होती है। क्योंकि इन्वेस्टर अगर पैसा बनाने के लिए आ रहा है, तो उनको देखना पड़ेगा कि मैं किस वैल्यूएशन में बाय करूं, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सारी ये पॉजिटिव न्यूज स्टॉक में फैक्टर्ड भी हो। योगेश जी, ऑटो की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो के साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वो बहुत बजिंग है, और उसमें भी ये वाला फैक्टर जहां जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, ईवी वाला, वहां पर स्ट्रांग मूव्स हैं। तो क्या विद इन स्पेस भी ऑटो में थोड़ा सा हमें स्टॉक्स को रीजिक करने की जरूरत है अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो, या फिर जो फ्रंटलाइनर्स हैं उनके साथ बने रहना ज्यादा भलाई है? नहीं, देखिए ऑटो एंसिलरी में एक अलग ही बिजनेस आउटलुक चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ चाइना +1। तो आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी जो पहले इंडियंस थी, डोमेस्टिक को ओईएम को सर्व करती थी, लेकिन अभी यूरोप में और यूएस से भी इनको बिजनेस आ रहा है, तो उनका एड्रेसेबल मार्केट बड़ा हो गया है काफी। ऑटो एंसिलरी का आप देखेंगे काफी सारे बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ गया है, इंक्वायरीज बढ़ गई है। तो एक वो डिफरेंट है, मतलब अभी पहले जैसा नहीं रहा कि ओईएम बेस्ड ही रहे, उनकी डिपेंडेंसी काफी चेंज हो गई है, एंड दे ऑल्सो हैव ग्लोबल क्लाइंट्स। रही बात ईवी की, देखिए ईवी पे सभी लोग आ रहा है, एक ऑटो वाले भी आ रहा है और नॉन ऑटो वाले भी प्लेयर आ रहा है, तो ये बहुत क्राउडेड स्पेस रहेगा। तो ये बहुत सोच के काम करना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सी कंपनी बेटर कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको उनका सप्लाई चेन देखना पड़ेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा अभी समय लगेगा समझने में कि कौन कंपनी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईवी की बातें कर रही है। अब ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाए या कोई पैसा ना बनाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा कि ये अगर सभी इतने सारे अगर प्लेयर्स ऑटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एंट्री ले रहे हैं, तो कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं। योगेश, अगर मैं बैंक्स के अलावा जो लेंडर्स हैं, चाहे वो ऑटो ये वाली लेंडर्स हो गए, श्रीराम फाइनेंस, एम फाइनेंस वैरायटी, चाहे वो एमएसएमई वैरायटी वाले लेंडर्स हो गए, या रिटेल हाउसिंग वाले लेंडर्स हो गए, आप वहाँ पे कैसे खेल रहे हैं? आप किस पे ज़्यादा बुलिश हैं? और देखिए एनबीएफसी भी बिजनेस अच्छा है और हम लोग इस पे भी बुलिश है, बट सिलेक्टिवली है। हर स्टॉक की, हर मैनेजमेंट का एक क्राइटेरिया होता है बिजनेस करने का, और उस हिस्टोरिकल क्राइटेरिया देखते हुए उन सब का लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी होती है। अगर जिसकी लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी अच्छी होती है, उसको उसका बोरोइंग रेट कम होता है और उसका फायदा कस्टमर को मिलता है। तो नॉर्मली ये स्पेस में ग्रोथ तो रहेगी, लेकिन हमें स्टॉक्स स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि हिस्टोरिकली देखेंगे आपकी लेंडिंग क्वालिटी और आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्ले करता है बजाय ग्रोथ के। योगेश, एक और स्पेस है जो कि काफी खबरों में काफी चर्चा का ये विषय बना है। आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज मिस हुई। जी योगेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है।
एक और सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा है और पीएम मोदी के यूएस विजिट के बाद तो नेक्स्ट लेवल टाइज इंडिया यूएस पे बन सकते हैं, ये भी बातें हैं। कई सारे ऐलान भी हुए हैं। एरोस्पेस डिफेंस स्पेस को अगर हम देखें, डिफेंस सेक्टर वैसे ही काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा था क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि कई सारे नए प्लेयर्स जैसे कि ड्रोन कंपनियां भी इस स्पेस में उतर रही हैं। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर एरोस्पेस डिफेंस ऑन द होल का अच्छा है? डेफिनेटली डिफेंस में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये सेक्टर में काफी ग्रोथ रहने वाली है। इसमें दो तरह से ग्रोथ आएगी, एक इंडिया से और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बन रही है। अगर आप देखें काफी सारे ऑटो एंसिलरी भी थोड़ा थोड़ा डिफेंस का कुछ कुछ प्रोडक्ट बना रही है, डेवलप कर रही है। लेकिन डिफेंस में ग्रोथ बहुत हाई है, लेकिन इसको पूरा फुली कैप्चर करने के लिए कम से कम 4 से 6 साल लगेंगे अभी, क्योंकि काफी सारे जो प्रोडक्ट है इंडियन कंपनी नहीं बनाती थी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट सब इंपोर्ट करती थी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट जेवी टेक्नोलॉजीज, इन सब में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर डेफिनेटली डिफेंस में अगर गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है तो इसका फायदा जरूर होगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली इकोनॉमी को भी होगा और डायरेक्टली काफी डिफेंस कंपनी को होगा और जो उनके सप्लायर्स उनको भी होगा। योगेश, एक और स्पेस की जरा बात कर लेते हैं जो खबरों में भी है और शेयरों में देखने की बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, वो है एएमसीज़ का। क्योंकि लगातार वहाँ पर हमने थोड़े लोअर लेवल से बाइंग आती हुई देखी थी, लेकिन आज की जो तेज़ी है सेबी की से थोड़ी जो फौरी राहत मिली है टीईआर को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये स्पेस, हालांकि आपके इससे जुड़ी इंडस्ट्री है ये, आप बेहतर इस पर राय दे पाएंगे, यहाँ से आप किस तरह की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं ग्रोथ की? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इंडस्ट्री समझता हूँ लेकिन मैं राय नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी अगर देखिए स्ट्रक्चरली देखेंगे तो एएमसी ने का पेनिट्रेशन बढ़ा ही है और हिस्टोरिकली आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे जितना ज्यादा रेगुलेशन आता है उतना ही ज्यादा सेक्टर ग्रोथ करता है, क्योंकि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए सभी अच्छा है और ये मूव भी जैसे डिस्कशन पॉइंट में है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से संशोधन करूंगा इस सवाल के अंदर। आप एएमसी से मत बताइए। देखिए, अब ये पूरा मार्केट का जो इकोसिस्टम है, बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एएमसीज हैं, वेल्थ मैनेजर्स लिस्टेड हैं, 361 पे आज सिटी का अपग्रेड आया। एक्सचेंजेस हैं और एक्सचेंजेस के पीछे कारोबार कैम्स जैसी कंपनी है, केफिन है। ये मार्केट इकोसिस्टम के बहुत सारे जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? मैं ये जानना चाहूँगा, कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए काफी इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बट ये कहीं ना कहीं लिंक एएमसी बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता है इसका, ठीक है। और कहीं पर जैसे आपको रिस्क नोटिस करना पड़ेगा और काफी सारे कई जगह वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। तो ये इकोसिस्टम में सभी तो ग्रो करेंगे। जैसे कि इस बिजनेस में जैसे हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि इवेंचुअली अगर पेनिट्रेशन बढ़ता है तो सभी को फायदा होता है, किसी को कम होगा किसी को ज्यादा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम सबको वैल्यूएशन देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर हाई ग्रोथ है, अगर पॉजिटिव आउटलुक है तो उसमें वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें अपसाइड भी लिमिटेड होता है। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। योगेश, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। योगेश पाटिल, LIC MF AMC के CIO। थैंक यू।